दद्दू की चौपाल में सारे दर्शकों को दद्दू की राम राम। दद्दू राम राम जी, राम राम जनाब। पिछले आदाब। प्रोग्राम में दद्दू की चौपाल को दर्शकों को काफी अच्छा समर्थन मिला और दर्शकों की संख्या 2000 तक पहुंच गई है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत मुबारक। वाह भाई भाई तो बोलो। अरे जी बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया सर, शानदार। मुबारक हो, मुबारक हो। शुक्रिया भैया, शुक्रिया शुक्रिया। तो पत्रकारिता और उससे जुड़े दिलचस्प किस्से का कार्यक्रम दद्दू की चौपाल पर प्रारंभ होगा। इस चौपाल पर आज इतने अच्छे दिग्गज भारत के पत्रकार इकट्ठे हो गए हैं। दद्दू की तबीयत खुश हो गई, तबीयत खुश हो गई दद्दू की। खुश रहो, तब अच्छे रहो आप हमेशा। और हम आज का कार्यक्रम का संचालन का भार आदरणीय कमलेश पारे जी के प्रमुख करते हैं। कमलेश, देखिए दद्दू, ये चौपाल है। इस चौपाल पे संचालन नहीं होता है। चौपाल पे सब चीजें अनौपचारिक होती हैं। अच्छा, और इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं जिनके अनुभव हैं, उस बीच में यदि मैं टाइम खराब करूंगा तो मजा नहीं आएगा। तो अपन ऐसे ही मैं नाम ले दूंगा और अब नाम लेके फिर अपनी बात सभी शुरू कर दें, क्योंकि औपचारिकता में मजा नहीं आएगा। चौपाल में कभी संचालन जैसी बात होती नहीं है। नहीं 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 ठीक है। हाँ, तो अपन ऐसा करते हैं, सभी हमारे जितने बड़े भैया बैठे हैं उनसे एक ही बात है कि भैया एक एक आदमी को बोल लें ना, और वो कान में लगाना हो वो लगा लें, और घर की खिड़की बंद कर लें, और बाकी सब बढ़िया चलेगा। तो आरिफ भाई, मैं आपसे वैसे मिला नहीं हूँ, लेकिन वो जो आपका कॉलम है उसको पढ़ने का इंतजार रहता है। हाँ, तो वो आप आरिफ भाई से अपन चालू करते हैं। मैं वैसे क्या शाहिद भाई का दोस्त हूँ, हालांकि शाहिद भाई मुझसे छोटे थे, पर फिर भी तो आप तीनों भाई बहनों को कहीं ना कहीं तो देख ही रखा है। हाँ, तो आरिफ भाई से शुरू करते हैं, आप अपनी बात कहें। जी बताइए, क्या अर्ज करूं, मतलब बहुत सारी चीजें मेरे पास। अरे आपके पेट में इतनी खबरें रहती है कि रोज जैसे कल ही अब वो आपने अग्निहोत्री जी की याद दिला दी। अब अग्निहोत्री जी को कितने पत्रकार आप पहचानते हैं? हाँ, आज की पीढ़ी में कम लोग जानते हैं। हाँ, लेकिन एक जमाना था जब हाथी खाने में मतलब अग्निहोत्री जी, बलभद्र तिवारी, इनके नाम चलते थे। या भोपाल धन्नालाल शाह, नूतन जी, धन्नालाल शाह साहब, राजा साहब, हाँ, ये सब हाथी खाने, ठाकुर विक्रम सिंह, हाथी खाने में रहते थे ये लोग सब। हाथी खाना। तो अब आप चालू करें। जी। आपके पेट में इतनी बातें आती कहाँ से हैं? अब देखिए साहब, आती तो पत्रकारों से ही है और पत्रकारों से ही संपर्क रहता है। और मतलब यह है कि कुछ कॉलम ऐसा है, उसका नाम है मीडिया मिर्ची। तो कई बार समीक्षा में मिर्ची भी लग जाती है पत्रकार को, और किसी पत्रकार को मिर्ची लग जाए तो बड़ा भयंकर होता है। वो टेलीफोन पे भी मुझे गालियां भी सुनना पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें बर्दाश्त करना पड़ती है। कई बार मैं कह भी देता हूँ अपने बॉस को, साहब मेरे बस का नहीं है, मैं छोड़ रहा हूँ, मेरे बस का नहीं है फालतू लोग। तो अब आजकल थोड़ा सा उसको डाइल्यूट कर रखा है। नहीं, आप करिए, वैसा ही करिए, क्योंकि हम लोग को मजा आता है। नहीं, उसको करते हैं सब, और कभी कभी ऐसा भी नहीं है, मिर्ची लगा भी देते हैं, और हमेशा शक्कर ही नहीं घोलते रहना चाहिए, और मजे लेते रहते हैं। बड़े मजे का कॉलम है साहब। मतलब ये है कि अभी कोरोना में भी बहुत सारी खबरें मिली और तमाम तरह की चीजें। तो कोरोना ने मुझे बड़ा फायदा दे दिया इस रूप में कि एक बड़ा समस्या ये होती है, समीक्षा तो आप कर दें 5-6 अखबारों की, 10 अखबारों की कर दें, लेकिन जो वो सुरमा की फेक कॉलम है, जो मीडिया पर भेज दे के मीडिया में क्या चल रहा है, किसने छोड़ दिया, किसने पकड़ लिया, किसका झगड़ा हो गया, तो वो सारी चीजें वो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी ये सब चीजें बहुत मुझे सुकून से मिलती रही कोरोना काल में। तो एक आध मिर्ची वाली बात बता दो ना भैया। क्योंकि शक्कर तो आजकल डायबिटीज सबको है, तो मिर्ची वाली एक आध बात बता दो।
अरे आप तो कुछ पुराने किस्से सुन लीजिए। मतलब हम लोगों का ये सन 86 वगैरह में मैंने भास्कर ज्वाइन किया था। अलीम भाई भी माशाल्लाह जवान थे उस टाइम, बहुत फिट हाँ थे। और हाँ, तो मैं भास्कर में मुझे जो है भोपाल में किन्नर समाज बड़ा प्रभावी है। मंगलवार और बुधवार में जो है किन्नर रहते हैं। तो किन्नरों की खबर लिखने के लिए मुझे जगत पाठक जी ने कहा, हमारे सिटी चीफ थे। तो हम्म किन्नरों का जुलूस भी निकलता है यहाँ पे, कजलियों का, उनका ताजिया भी बनता है, उनका एक फैशन परेड भी हुआ करती थी एक जमाने में। तो मैंने बड़ी अच्छी अच्छी खबरें लिखी। तो मंगलवार और बुधवार के किन्नरों में मेरी अच्छी पेट हो गई थी साहब। क्या बात। तो एक दिन एक दिन 2-2:30 बजे के आसपास की बात होगी। मैं खाना वाना खा के लेटा हुआ था, इतने में फोन बजा। तो मैंने उठाया, उधर से कोई पत्रकार मित्र था। बोले आरिफ हम्म भाई बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ बोल रहा हूँ यार। बोले साहब एक मुसीबत में फंस गया हूँ। मैंने कहा बताओ हम्म क्या हो गया? अरे बोले यार वो अभी 1 महीना पहले बेटी पैदा हुई थी घर में। तो यार वो 7-8 किन्नर आ गए और 2500 रुपए मांग रहे हैं यार। अब इतना तो अपने बस का नहीं है यार। तो मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? बोले आपकी बीट है ये किन्नर, तो अगर आप उनसे कुछ बात कर लो। तो मैंने कहा कौन है, कहाँ के हैं? बोले साहब मंगलवारा के हैं। मैंने कहा इनसे पूछो इनका नायक कौन है। तो उसने पूछा कौन है नायक? तो बोला मैं बेबी हूँ ना, मेरी बात कराओ कौन है उधर। तो उसने मुझे पकड़ा दिया। मैंने कहा बेबी सलाम वालेकुम। बोले हाँ वालेकुम सलाम। बोलो अरे हाँ आरिफ भाई बोलिए क्या करना है इनका? लड़की के तो 2500 लगते ही हैं, लड़के के लेते हैं हम 5000। मैंने कहा देखो ये इतना नहीं दे पाएंगे, तो थोड़ा सा कम कर दो, महंगाई का दौर चल रहा है। तो कितने कर दें भैया? 200-300 रुपए कम दे देना, और इससे ज्यादा क्या? 2000 से कम तो नहीं लूंगी मैं। मैं कहा नहीं नहीं ऐसा मत करो। और मैंने क्या 1000 रुपए में निपटा दो। अरे बहुत कम हो जाएगा, वहां पे हमें बहुत दिक्कत होती है, वहां बताना पड़ता है। मैंने कहा नहीं नहीं 1000 रुपए ले लो तुम। क्या है कि वो पत्रकार हैं। पत्रकार हैं क्या? मैंने कहा हाँ। बोले पहले बता था ना, पत्रकारों को तनख्वाही क्या मिलती है खेल लगे, हम तो वैसे ही 50% डिस्काउंट देते हैं इनको। तो मैंने कहा चलो 1000 रुपए में छोड़ दो। तो उनको 1000 रुपए में छोड़ दिया। वो बात इतनी चली, मेरे पास आज भी फोन आ जाते हैं साहब, कहले साहब ये 5000 मांग रहे हैं आरिफ भाई, थोड़ा कम करा दो यार। ये मसले मतलब इस तरह के बड़े दौर दौरे चलते रहे। समाज मजा आ गया। बोला सब जी एनके सिंह साहब आज आ गए हैं, दिख गए मुझे। हाँ मैं तो शुरुआत से ही हूँ हाँ साहब। सर जी। तो अलीम भाई हम लोग आपको तब से जानते हैं, जब कल भी एनके सिंह साहब ने कहा था कि जी जी वो जी जो आपका हृष्ट पुष्ट चेहरा, और एकदम जब हम दैनिक भास्कर में 80-81 में आते थे तब आप एकदम नए नए थे। जी हाँ और बिल्कुल सही। महेश जी के शिष्यत्व में आपको रोज देखते थे हम लोग। जी तो जी जी आपने अब एक पूरा का पूरा युग देख लिया है। जी जी मतलब जी जी 81 से 2020 40 साल होते, 40 साल में आपका चेहरा बदल गया है। और शायद आपको याद हो, मैं आपके पड़ोस में 1250 में आप रहा भी 82 की लाइन में रहते थे, मैं हाँ 84 की लाइन में। 82 की लाइन में। तो अब आप जो है वो जो जितना कुछ संघर्ष का जो रास्ता आपने तय किया, उस संघर्ष में कौन सा मील का पत्थर आया जो हमें जानने के लिए अच्छा लगेगा? सब भास्कर में तो अलग अलग पड़ाव चढ़े हैं, मतलब अलग अलग पड़ाव से गुजरा हूँ। और सबसे खास बात यह है कि भास्कर को जो नई दिशा दी वो सुधीर जी ने दी। और सुधीर जी की जो सोच थी वो अपने फादर और ग्रैंडफादर से बिल्कुल अलग हटकर है, क्योंकि द्वारका प्रसाद जी परंपरावादी थे और रमेश जी की तो खैर अखबार में रुचि नहीं थी, वो तो बाद में विकसित हुई, क्योंकि वे तो बियर फैक्ट्री लगा रहे थे खजुराहो में, और फिर मांडू के धार में जगह ले ली थी तो मांडू डिस्टिलरी भी स्टार्ट कर दी थी धार के अंदर। लेकिन मामला जम नहीं पाया तो उन्होंने छोड़ना पड़ा। और 88 के बाद रमेश जी ने अखबार में गंभीरता से काम करना शुरू किया। इसी बीच में स्वाइट द्वारका प्रसाद अग्रवाल जी के कारण सुधीर जी की परवरिश हुई और खुले पैसे दे दे के उनसे गिन गिन के वो उन्हें सिखाते थे पैसे का महत्व। और सबसे पहला चेक राइट उनको दिया था 5000 रुपए का सुधीर अग्रवाल को। और सुधीर जी ने जब अखबार संभाला
उसके बाद से उन्होंने नए दिल्ली के लोगों के साथ में विचार विमर्श करना चालू किया। इस विचार विमर्श के अंदर उन्होंने अखबार में नए परिवर्तन किए और सुधीर अग्रवाल जी ने सबसे पहला पेज, पहली हेडिंग, पहले फोटो का चयन और पहली डमी वर्ल्ड कप की बनाई थी 83 में, जिसमें उन्होंने क्वालिटी बुक डिपो से ईगल का एक चित्र बुलवाया और उसमें ईगल का चेहरा हटा के कपिल देव का चेहरा लगाया था और उसको आधा पेज फोटो छापा था उस ईगल को, जिसमें कपिल देव का चेहरा ईगल के चेहरे के ऊपर बना हुआ है। वो ईगल जो है वो वर्ल्ड कप लेके उड़ रहा है। इस तरह की उनकी परिकल्पना थी। और बाद के क्षणों में गैस कांड के बाद आवाज कट गई है आपकी। भास्कर निरंतर आगे बढ़ता चला गया। आज और भास्कर के तो खैर कई किस्से हैं, मतलब बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन इसमें एक मेरे जीवन में एक बड़ा रोचक किस्सा है कि पहले क्या होता था कि रिपोर्टर्स को पेज लगवाना पड़ता था और रात में रुकना पड़ता था। तो हमारे एक साथी थे, मैं पेज लगवा रहा था, मैंने उनसे कहा कि यार लीड लिया। लीड लेने पर चला कि बहुत देर होगी, वो लीड लेने कर नहीं आए, तो मैं खुद पेज लगवाने लगा। तो मैंने कहा तुम कहाँ चले गए थे भाई, मैं लीड के लिए परेशान हो रहा था। उनका साहब बड़े मुश्किल से मिली, एक ही दुकान खुली थी। तो ऐसे भी किस्से हुए हैं कि अखबार में काम कर रहे हैं आप, 1 साल 2 साल हो गए, आपको यही समझ में नहीं आ रहा है कि लीड किसे कहते हैं। तो ये रहा साहब। और भास्कर में बदलाव तो हर क्षण रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि भास्कर की जो तेवर है वो अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के रहे हैं। भाषा अलग अलग रही है, उसका डमी अलग अलग रही है। पहले अखबार के अंदर विंडो होती थी, सब हेड होता था, फ्लैग यूज होता था। अब वो सारा कल्चर बदल गया। पहले कलर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था, अब कलर बहुत कम इस्तेमाल होने लगा भास्कर के अंदर। तो ये सब चीजें हैं। खैर अब भास्कर एक बहुत बड़ा अखबार हो गया है, बहुत बड़ा ग्रुप हो गया है और कई तरह की नई चीजें भास्कर कर रहा है। जो सबसे बड़ी बात यह है कि भास्कर को चिंता यह है कि भविष्य में पाठक होगा कि नहीं। तो इसको ध्यान में रखते हुए भास्कर ने ये सोच रखा है कि हमको स्पेशलाइजेशन की खबरों का अखबार बनाना है, ताकि भविष्य में जब कभी पाठक हमारे हाथ से न जाए। और ये सोच जो है अन्य अखबारों के पास अभी नहीं आई है, इसीलिए भास्कर उस दिशा में काम कर रहा है। क्योंकि जो भविष्य का जर्नलिज्म है वो 5 चीजों का है, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, या एंटरटेनमेंट है, या इकोनॉमिक्स है, और या फिर स्पोर्ट्स से। हाँ, क्राइम जरूर पढ़ा जाएगा, लेकिन उसकी संख्या कम होगी, क्योंकि अब क्राइम का जो वर्ग है वो महिला वाला है। पुरुष वर्ग में अब क्राइम की खबरें कम पढ़ी जाती है, तो वो भी कुछ प्रतिशत रहेगा। तो ये जो 5 नई चीजें हैं जो नए भारत की भी हैं और अखबारों के लिए भी अब नई हो रही है, तो इस तरफ भास्कर का बहुत ज्यादा फोकस है। यही कारण है कि भविष्य में भी इन्हीं कारणों से भास्कर को महत्व मिलता रहेगा और इसका विक्रय बना रहेगा। राजकुमार भाई साहब, आपको शायद याद हो, मतलब पहले जमाने में हैंड कंपोजिंग होकर फिर गीला पेज प्रूफ निकाला जाता था और बड़े संपादक लोग उसका पेज प्रूफ पढ़ते थे। तो एक दिन वो 2 संपादक जी, अपन नाम इसलिए नहीं लेना चाहिए कि वो अपने पेशे के पितृ पुरुष हैं, वो गीले पर, चूंकि उन्होंने पेट में कुछ द्रव्य डाल लिया था तो वो निब टूट जा रही थी और पेज प्रूफ पढ़ा ही नहीं जा रहा था। तो आखिरी में फोरमैन ने कहा जैसे जाना है। ये आपको जरूर याद होगा, क्योंकि आप तब वही आसपास ही रहते थे, या हो सकता है मैंने आपसे ही सुना हो। ये ऐसा है जो तुम्हें याद है तुम सुना दो भाई, मेरे मत डालो इसको। मैं तो जो है द्रव्य और ये जो है वो, मैं द्रव्य का नाम तो लेके बात करता हूँ, ऐसे नहीं करता। नहीं, मुझे मालूम है, मतलब मैं आपको उस काम के लिए आमंत्रित करूंगा। अब नहीं करना, लेकिन जो है अभी जो बात छेड़ी है वो तो पूरी कर दो भाई मेरे। हाँ, नाम ले लो, शर्माओ मत। नहीं, राजकुमार जी, मैं एडिशन कर देता हूँ। ये हाँ ग्रुप में बात हो रही है, अकेले नहीं।
नहीं, इसमें थोड़ा सा मैं बिना नाम लिए बता देता हूँ। हाँ बता दो। क्रॉनिकल से एक सज्जन ने इस्तीफा दिया और भास्कर ज्वाइन किया 1984 में। हाँ ठीक है, वो अंग्रेजी के बड़े पत्रकार थे, बड़ा नाम था उनका, और वो देसाई बीड़ी बहुत पीते थे, जो किंग साइज बीड़ी होती थी, और वो स्लोपिन आता था उसको चेक करने के लिए। तो हमारे यहाँ एक भाऊ हुआ करते थे फोरमैन, और वो स्लोपिन आया तो बीड़ी पीते पीते उसका गुल गिरने से स्लोपिन जल गया। अब साहब वो स्लोपिन जल गया तो दोबारा स्लोपिन तैयार होगा तो अखबार लेट हो गया। तो पहला एडिशन उस जमाने में दैनिक भास्कर का 9 बजे छूटता था, और तब भास्कर के 5 संस्करण हुआ करते थे। पहला एडिशन 9 बजे छूटता, चूंकि स्लोपिन ही जल गया, वो आधा हिस्सा पूरा गुल की वजह से खत्म हो गया। तो अब यहाँ से संपादित अंशों में बस इतना बताता हूँ कि उनको फिर नौकरी चली गई उनकी। रमेश जी ने उनको नमस्कार कर लिया, और संयोग से उस दिन बड़े सेठ जी भी अखबार के दफ्तर में मौजूद थे। तो यार ये भी तो बोल दो अलीम की जो है वो नमस्कार कैसे कहते थे? भाई साहब भाई साहब हैं? भाई साहब नमस्कार कर दो भाई साहब। जे जे भाई जे भाई साहब साहब जे भाई जे भाई जे साहब भाई साहब नमस्कार भाई आप साहब अपनी आपको। जो है जे भाई साहब आप अपनी जो है अपनी यहाँ वहाँ मत कराओ, नहीं तो हम आपकी जो है वो बोलो ना यार। जय भाई साहब, मैट जी अखबार में क्या हो रहा है भाई साहब, ये छारे संपादकीय के लोग भाई साहब, हम तो ये समझ रहे कबड्डी खेल रहे हैं भाई साहब, ऐसा लग रहा है। ये भाई साहब समझ में नहीं आ रहा भाई साहब, ये मतलब क्या लिख रहे हैं भाई साहब संपादकीय में? सरकार हमें विज्ञापन नहीं दे रही भाई साहब इस चक्कर में, मतलब ऐसा मत लिखो भाई साहब, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। हमें सरकार के लोग समझा रहे कि हमारे विरोध में चल छप रहा है जी, मतलब कुछ भी कबड्डी खेली जा रही भाई साहब। अलीम मियां, आपको तो मालूम है ना कि ये भास्कर जो है मेरे मोहल्ले से ही शुरू हुआ था, हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं उनके सारे खेल। जैन 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 कोतवाली कोतवाली से। और ये पहले भास्कर नहीं था, प्रकाश था, दैनिक हाँ प्रकाश। हाँ, लेकिन और जब ये टेबलेट साइज में था, हाँ टेबलेट साइज में। 3 साल बाद ये फिर जब शंभुनाथ शुक्ला से टाइटल लिया, तभी हाँ, दैनिक भास्कर हुआ। जी हाँ वजह फरमाया। जी अरे साहब ये जब उसमें था अपने कोतवाली में, तो वहां कुछ ऐसी आदत थी लोगों की, कुछ कर्मचारी संघों के प्रेस नोट आते थे, उसमें 2 का नोट नत्थी होता था, 2 का या 5 का। तो एक बार जब ये नए उसमें एमपी नगर में आ गया था, मैं कर्मचारी देखता था, जगत पाठक जी ने मुझे जो है बहुत सारे प्रेस नोट दिए कर्मचारियों के, उसमें एक में 10 का नोट नत्थी था। तो मैं लेके पहुंचा उनके पास, मैंने कहा भाई साहब ये 10 रुपए का नोट लगा हुआ है। अरे बोले यार ये कोतवाली से चला आ रहा है सिस्टम। मैंने कहा साहब क्या करना है इसका? बोले इसका कुछ नहीं, इसको रख लो अभी, और अपन थोड़ी देर बाद चाय मंगवाएंगे। उस टाइम 50 पैसे की या 1 रुपए 75 पैसे की चाय आती थी। तो फिर उसको चपरासी को भेजा कि ले लिया भैया 5-6 चाय। तो ऐसे नोट भी आ जाते थे। मैंने कहा साहब ये क्या सिस्टम क्या है? बोले यार ये चलता था पहले, 2 रुपए 5 रुपए के अंदर पत्रकार जो है छाप दिया करते थे खबरें। मैंने कहा साहब ये तो बड़ा अजीब है। बोले अब ध्यान रखना कोई आए तो अपनों को मना करना है उसको। तो ये सब ये परंपरा रही होगी कभी। अलीम भाई शायद जानते हो इसको। परंपरा तो नहीं, इस तरह मेरा कोई ऐसा अनुभव नहीं है, नहीं, मेरा मेरा ऐसा तो है कोई ना अनुभव नहीं। ये तो मुझे हमने भी मुझे नहीं ऐसा सुना यार, अनुभव कि है। गुजरात में होता है, लेकिन यहाँ के बारे में नहीं सुना कभी। भोपाल नहीं साहब, में नहीं है। यहाँ भी होता रहा है। मैं नई दुनिया में काम करता था, और उनका बहुत एक पॉपुलर कॉलम होता था पत्र संपादक के नाम, जो कि आप उसमें एडिट करते थे। जो मैं एडिट किया। तो जो कई पत्र लिखने वाले होते थे, वो इस उम्मीद में कि उनके पत्र छप जाएंगे, पत्र के ऊपर 10 रुपए का 20 रुपए का नोट नत्थी करके उसी तरह से वो लिफाफे में भर के भेज देते थे। तो लिफाफा वहां तो खोलता कोई और था। फिर मेरी टेबल पे जब आता था वो, तो साथ में नोट नत्थी होता था उसके साथ में। इससे तो ये मालूम हुआ कि वहां के जो डाक खोलने वाले कर्मचारी बड़े ईमानदार थे बेचारे। ईमानदार थे साहब, मतलब नोट मतलब पहुंच जाता था टेबल तक। तो वैसे अब आपने बात छेड़ दी है तो बता तो दो कि किया क्या उन रुपयों का। क्या अभय जी के रहते हुए रुपयों पे कोई हाथ लगा सकता है? अब तो हाथ मतलब पहुंच गया, सही हाथ में पहुंच गया। थे वहां पे, उनको उनको उनकी सेवा में दे देते थे। हाँ फिर ठीक है, ये खबर मिल गई ना अब।
तो आपने बात छेड़ दी है तो आप आगे भी जारी रखो इसको। नहीं नहीं, क्या आगे जारी है? मतलब अरे जारी रखो, मतलब आप अपनी जो है जरा जरा अपनी भोपाल आमद की खबर और उसके बाद से तो बताओ तो सही किस्सा। लोगों को पता नहीं है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनमें से एक अकेला नामुराद जो है शायद मैं ही हूँ। बाकी जो है जिसको मालूम होगा, लेकिन बाकी सबसे शेयर कीजिए। दीपकांत से उसी समय से मेरा परिचय है। आरिफ से तो नहीं, लेकिन उनके हाँ शायद से। हाँ, हाँ शाहिद से बहुत लंबा परिचय है। काफी लोग परिचित रहे और जानते हैं उसी समय से मुझे। कतरा ने जी, हाँ, कतरा ने आप ही तो एडिट करते थे नई दुनिया में। कतरा ने बहुत विविधा विविधा भी विविधा संडे विविधा का भी था। सबसे मेरा परिचय इनसे। जी। सिंह साहब जब नई दुनिया में कतरने नाम का कॉलम निकालते थे जो बहुत पॉपुलर हुआ था, शायद आप ही निकालते जी थे। जी जी। फिर कॉफी हाउस आने का सिलसिला, फिर तो चलता रहता था। कॉफी हाउस तो मैं उस समय हितवाद में था, उस समय चालू हुआ था, राम प्रकाश वगैरह वो संग पूरी। वैसे कॉफी हाउस में आप लोगों को विनोद चोपड़ा को बुलाना चाहिए था। हाँ, हाँ उसका नाम लिया था मैंने। याद नहीं किया। नहीं सबसे किया था, मैंने विनोद किया आने था, वाले लोग मैंने लिया था नाम उनका, विनोद चोपड़ा का। लिया था। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं सुन नहीं पाया। अच्छा अच्छा, नहीं मैं विनोद चोपड़ा को याद किया, भादुड़ी साहब को याद किया। भादुड़ी मतलब वो सेल्समैन जो थे, हाँ, उनको किया था। ये लोग अस्थायी स्तंभ थे वहां पे। स्थाई स्थाई स्तंभ। एक उन्हीं के चौधरी दम पे। साहब भी थे ना सर, कौन? एक वो पेस्ट कंट्रोल वाले चौधरी साहब। हाँ चौधरी आते थे, लेकिन वो उस तरह के नहीं थे ना, वो आते थे। लेकिन ये जो भादुड़ी साहब थे, एक ब्रीफ केस लेके आते थे, बुजुर्ग से आदमी थे, और वे जो है बैठे रहते थे हमेशा। और जो है उनका सुबह घर, और चोपड़ा, विनोद चोपड़ा का भी था कि उनके उनके घर बार में कोई नहीं था, यही था सब घर उनका। जब विनोद चोपड़ा साहब का इंतकाल हुआ तो उसके बाद उनका भोपाल में कोई नहीं था। सारे यार दोस्तों ने उनका इंतकाल। हाँ सही है, सही। उनके रिश्तेदार तो सब उधर सतना में थे, मैयर। महिला तो उसके बाद मैयर से उनके छोटे भाई और उनकी बहू इंडियन कॉफी हाउस आए, और उन सब वेटर से मिले जो विनोद चोपड़ा को चाय पिलाते थे। उन सब दोस्तों से मिले और मिल के गए और शुक्रिया अदा किया। ये बात मुझे बड़ी प्यारी लगी। सही। उस समय नया कॉफी हाउस बन गया। तो सिंह साहब अपन बात कर रहे थे, आप भोपाल जब आए, जी, जैसे राजकुमार भाई साहब ने कहा, तो वो बताइए ना, क्योंकि वो काल लगभग मेरा भी भोपाल आने का था। मैं भोपाल आया तो उसमें हितवाद में काम करता था, फिर हितवाद से मैं सन बता दीजिए, सन बता दीजिए। 73। 1973 के अंत में, दिसंबर में याद है मुझे, तब मैं भोपाल आया था और हितवाद में काम करता था। मैं डेस्क पे काम करता था, कुछ दिन रिपोर्टिंग में काम किया, और उसी समय राम प्रकाश जी की और राजकुमार जी की संगत हुई। देवकांत जी से भी, जब उनको मैं थिएटर के आर्टिस्ट के रूप में ही जानता था और अभी भी जानता हूँ, बहुत उम्दा आर्टिस्ट होते थे। उसके बाद में कुछ दिनों के लिए, 2-2.5 साल के लिए नई दुनिया चला गया था, इंदौर, और फिर वापस लौट के आया हाँ इंडियन एक्सप्रेस। तब से लगभग यही हूँ। भोपाल एक तरह से घर हो गया है, बीच में इधर उधर जाता रहा, अहमदाबाद गया, जयपुर गया, दिल्ली गया, लेकिन लौट के भोपाल जो है, अब तो भोपाल में ही बसा हुआ। लेकिन सर मेरा एक निवेदन है जी, कि जितनी खबरें आपके पास रहती थी, मतलब एक बात बड़ी प्रसिद्ध थी कि आपसे बात करने का टिकट लगता है, लेकिन आपसे जो खबरें निकलती हैं वो समुद्र की तरह उतनी संख्या में रहती है। मतलब आपके पास खबरें जो रहती थी ना, वो शायद अपने समय में सबसे ज्यादा रहती थी, और वो खबरें काम की होती थी। जी, उस पर कुछ बताइए ना कि वो वाला जीवन। मेरे ख्याल में खबरों से ज्यादा मुझे लगता है कि उससे ज्यादा अगर वो बहुत बोझिल हो जाएगा,
खबरों को लेके। उससे ज्यादा दिलचस्प किस्से तो दूसरे हैं। मेरा सबसे दिलचस्प किस्सा तो शायद मैं कई लोगों को इतनी बार सुना चुका हूँ कि लोग पक गए होंगे। वो सिंधिया, महाराज सिंधिया जो थे, माधवराव सिंधिया, उनसे हाँ। संबंधित किस्सा है। उनकी कंजूसी के बारे में कि श्रीमंत कितने कंजूस थे और फिर किस तरह से वो जैसे कि होता है वो सुना दो। सामंती सुना लोगों में दीजिए। वो खुशामद पसंद भी थे काफी। आप लोग अगर सुनना चाहें तो वो किस्सा मैं सुना हाँ, सकता हाँ, हूँ। अरे हम बिल्कुल सुनना बिल्कुल चाहेंगे सर। सर सुनाइए सर। सिंधिया जी जब यहाँ पहली बार आए थे, वो उस समय बीजेपी जनसंघ में हुआ करते थे। मतलब इसके गुना बाद के जो है, सांसद थे। जी हाँ, यहाँ अपने इमरजेंसी के ठीक बाद की बात है। तो मुझे बुलाया गया, एक फोन आया एक दिन और कहा गया कि क्या आप महाराज सिंधिया से मिलना चाहेंगे। ये 76 के इलेक्शन के उस समय की बात है, 79 के बाद की बात है, 79 के समय इलेक्शन हो रहे थे उस समय। तो मैंने कहा कि चलो मिल लेते हैं। हम यूनियन कार्बाइड के गेस्ट हाउस में रुकते थे और शायद राजकुमार जी को मालूम हो, यूनियन कार्बाइड के गेस्ट हाउस में कुछ शेयर्स भी थे यूनियन कार्बाइड में उस समय। शेयर होल्डिंग थी। हाँ? शेयर होल्डिंग थी शेयर उनकी। होल्डिंग थी उनकी। उसी नाते अधिकार पूर्वक वो वहां रुका करते थे यूनियन कार्बाइड के गेस्ट हाउस में। जब पहुंचे तो 40 लोग बैठे हुए हैं। उसका जो गेस्ट हाउस था उसके मुझे लगा कि केवल मुझे बुलाया गया है। सबको इसी तरह से कहा गया होगा कि साहब क्या आप मिलना चाहेंगे महाराज से। सबने हाँ कह दी होगी और फिर पहुंचे तो पता चला कि उनको वेट कराया जा रहा है कि महाराज से मिलना है। इस तरह से नेता लोग अपनी झांकी जमाते थे। खैर उनसे बीच में मैंने कुछ लिखा सिंधिया एम्पायर के बारे में, तो थोड़ी सी पहचान हुई, वो खुश हुए क्योंकि वो आंग्रे के खिलाफ जाता था। वो खबरें इंडियन एक्सप्रेस में उस समय मैं काम करता। एक दिन मुझे बुलावा आया कि वो प्रफुल्ल जयकर को प्रफुल्ल जयकर तब काफी इंदिरा जी के नजदीक होती थी, उनको उन्होंने आमंत्रित किया था चंदेरी जाने के लिए और मुझे कहा कि आप क्या साथ में आना चाहेंगे। मैंने कहा ठीक है आ जाता हूँ। तो मैं दफ्तर से परमिशन ली और मैं ग्वालियर जो है सुबह सुबह पहुंचा। प्रफुल्ल जयकर को बुलाने की खास वजह थी महाराज। उस समय प्रफुल्ल जयकर जो है इंदिरा जी के क्योंकि करीब थी और महाराज काफी हाथ पांव मारने के बाद भी माधवराव मिनिस्टर नहीं बन पाए थे। तो वो उसी तरफ एक कोशिश चल रही थी। प्रफुल्ल जयकर को उसी मुहिम को हम लोग सुबह निकले वहां से, ग्वालियर से। रुकने को तो मुझे उषा किरण पैलेस में वहां रुका दिया, होटल में 2-3 घंटे रुका। मैं वहां फ्रेश हुआ। उषा किरण पैलेस में भी इसलिए रुकाया गया कि वहां महाराज का एक पैसा नहीं लगता था। पैलेस के जितने मेहमान होते थे उषा किरण पैलेस में ही रुकाए जाते थे, इस होटल में। और उसमें थोड़ी उनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी जो भी उनका मेहमान होगा पैलेस का, उसकी मुफ्त खातिरदारी की जाएगी वहां पे। वहां से हम लोग चले। महाराज खुद गाड़ी चला रहे थे, एम्बेसडर गाड़ी थी। मेरी बड़ी तमन्ना थी उस समय तक उनके महाराज के। एक दिन मैंने देखा था कि काफी ढेर सारी गाड़ियां, तरह तरह की गाड़ियां थी खड़ी उनके, जो गाड़ियां मैं दूर से ही देखा करता था। तो खैर एम्बेसडर में, लेकिन वो हम लोगों को, प्रफुल्ल जयकर को, मुझे और एक और मित्र हैं, बाद में कलीग हो गई, मधु जैन, वो थी। 4 लोग हम लोग चले। पीछे कारों का काफिला था। ब्रेकनेक स्पीड पे चलाते हुए हम लोग शिवपुरी गेस्ट हाउस पहुंचे। ग्वालियर से शिवपुरी गेस्ट हाउस में खाना वाना रखा गया था दिन का। छतरी दिखाई गई प्रफुल्ल जयकर को। चलते चलते चंदेरी पहुंचे। चंदेरी में के बाद हम लोग शायद वहां से फिर हम ललितपुर रात को गए चंदेरी के बाद। अब वहां पे गेस्ट, तब तक बीच में दिग्विजय सिंह, उस समय मेरे ख्याल में कुछ एमएलए थे क्या थे, वो भी आ गए थे साथ में, वो भी थे वहां पे। ललितपुर गेस्ट हाउस में रात को इन लोगों को रात को जाना था, 9 बजे रात को। उस समय कोई ट्रेन आती थी जिससे सारे लोगों का बुकिंग था दिल्ली जाने का, जिसमें मधु जैन थी, माधवराव सिंधिया थे और साथ में प्रफुल्ल जयकर थी। तो सब लोग साथ जा रहे थे। उन्होंने डब्बे तैयार करके, बड़े बड़े डब्बे थे, बहुत बड़े, मतलब
तीन 4 फुट के डब्बे थे, हॉट केसेस। वो खाना भर के लाए थे वहां से, शिवपुरी गेस्ट हाउस से भरे हुए। खाना 10 मेज पर लगाया गया और सबको कहा एवरीवन गोइंग टू दिल्ली मस्ट कम एंड ईट। अब हम लोग जो है, मैं 2 ही लोग हम लोग दिल्ली नहीं जाने वाले थे उसमें से, उस ग्रुप में से, मैं और दिग्विजय सिंह। हम लोग खड़े देख रहे हैं और बाकी खाना लगा हुआ है और हमसे किसी ने पूछा भी नहीं और सबों ने खाना खाया और महाराज जो है हमारे होस्ट गाड़ी पकड़ने चले गए। बाद में स्टेशन पे गए तो स्टेशन पे कुछ नहीं, वो सुनसान स्टेशन था। ललितपुर स्टेशन में तो 9-10 बजे रात को जो है सन्नाटा हो जाता था। बिना गाड़ी पहुंची रात को 12 बजे वहां पूड़ियां छन रही थी। फिर पूड़ियों से जो है हमने जो है भूख मिटाई। इस तरह से महाराज जो है वो उनका कंजूसी का आलम ये था। मतलब हॉट केसेस में सारा खाना भरा हुआ, लेकिन उन्होंने फिर वापस पैक करवा। दूसरा किस्सा उनका होता है, उसके उसके आदतें उनकी कभी बदली नहीं। 10 साल बाद 12 साल बाद उन्होंने फिर मुझे बुलाया और मैं भी अपनी आदत नहीं छोड़ता था। मैं फिर गया। मैं और जीवी कृष्णन एक होते थे, कॉरेस्पॉन्डेंट थे टाइम्स ऑफ इंडिया के। टाइम्स ऑफ इंडिया के जी, जीवी कृष्णन और मैं था शायद। तो महेंद्र सिंह कालूखेड़ा थे, वो हमको लेके गए अपनी गाड़ी चला के। यहाँ से हम लोग गए और पहुंचे तो रात को हम लोग वही हमारे ठहरने का इंतजाम वही शिवपुरी के जो गेस्ट हाउस है उनका, छतरी के सामने महाराज का, उसी में किया गया था। हम दोनों एक ही कमरे में रुके थे, मैं और जीवी कृष्णन साहब। तो जैसे ही पहुंचे उसके बाद एक थोड़ी देर के बाद फ्रेश हुए, तो थोड़ी देर के बाद एक वेट आदमी जो है वहां का, बड़ा कलगी अलगी वाला ड्रेस पूरी पहने हुए, लाल उस तरह की ड्रेस पूरी जो आप देखते हैं फिल्मों में ही आजकल शायद, वो पहने हुए आया। चांदी की ट्रे थी, उस पे जो है साइफन था, उस पे विस्की की बोतल थी, स्कॉच की। स्कॉच उस समय बहुत कम मिलती थी, हम लोग स्कॉच की बोतल थी, उसने रखी सामने हम लोग के टेबल पे। हम लोग बड़े खुश हुए, दोनों पीते थे, कृष्णन साहब भी पीते थे, मैं भी पीता था। चलो, फिर उसने अनाउंस किया कि महाराज साहब पधार रहे हैं। तो आए, अब थोड़ी देर के बाद 5 मिनट के बाद वो महाराज अवतरित हुए। पेग बनाया गया, हम लोगों ने लिया, एक पेग लिया। उसके बाद उन्होंने महाराज हमने फिर कहा, हम लोगों से कहा कि इफ यू विल एक्सक्यूज मी। बाहर काफी लोग थे उनके, जो पॉलिटिशियंस के साथ होता है, जैसा कि ढेर सारी क्राउड, 100-150 लोग खड़े थे। इफ यू विल एक्सक्यूज मी, आई मस्ट टॉक टू देम। उन्होंने कहा ठीक है जाइए। वो गए। जैसे ही वो गए, वो पगड़ी वाला आदमी जो है फिर से आया। उसने ट्रे ली, चांदी की ट्रे ली, उठाई, उसमें बोतल वापस रखी, हमारे सारे ग्लास सारे वापस रखे और चलता हुआ से हम लोग उसका मुंह देखते रहे। अगले दिन जब हम उनके साथ पद यात्रा पे गए, तो उन्होंने पद यात्रा की थी उस बार, तो जीवी कृष्णन के साथ जीवी कृष्णन हम लौट के आए, तो बोतल कमरे में एक देसी दारू, जो मतलब इंडियन मेड फॉरेन लिकर जिसको कहते हैं, उसकी एक बोतल रखी हुई थी हमारे लिए शायद। तो देखा, जीवी कृष्णन रिफ्यूज टू टच इट। उसने कहा कि साला फिर से हमने एक पैक पिया और वो फिर से आ जाएगा और उठा करके लेकर चल देगा। तो हम लोग बाहर, हमारी गाड़ी तो हमारे पास थी नहीं, हम लोग आए थे महेंद्र सिंह के साथ, बाहर निकले, रिक्शा किया, साइकिल रिक्शा किया, एक दुकान तक गए, वहां से दारू की बोतल खरीद के लाए और पी। महाराज की कंजूसी के इसी तरह के किस्से थे। उसके बाद एक और दिलचस्प किस्सा हुआ उनका मेरा, इलेक्शन के समय, तब तक मैं इंडिया टुडे में आ गया था। तो एक इलेक्शन हो रहा था, उसमें मुझे कहा गया कि जल्दी कवरेज चाहिए, फोर्टनाइटली था इंडिया टुडे उस समय। तो मैं पहुंचा जल्दी, तो महाराज मुझे देख के भौचक रह गए। अच्छा, सुबह मैं 4 बजे से उठा था, 4 बजे मैं और प्रमोद पुष्करना, हमारे फोटोग्राफर मित्र हैं, हम दोनों थे। सुबह 4 बजे उठ के हम लोग पहुंचे थे, पास का कोई कस्बा था, मुझे याद नहीं है, वहां पहुंचे थे। वहां महाराज रुके हुए थे सर्किट हाउस में। तो वहां पहुंचे तो महाराज हम लोगों को देख के सुबह निकले बाहर 8 बजे। तो भौचक था कि ये कहां से आ गया। तब तक महाराज जो है मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे,
उनका कि इनके वी डोंट हैव एनी स्पेस इन द कार। तो मैंने कहा कि नहीं, आप चिंता नहीं करें महाराज, हम पीछे पीछे आ रहे हैं, हम आपकी कार में नहीं बैठे। तो खैर उनके पीछे हम लोग लग लिए। महाराज जो है नाश्ता वास्ता करके बाकायदा जो है अपना निकले थे। हम लोग तो एक सुबह की 1 कप चाय पिए हुए थे। चलते रहे। अब रास्ते में कहीं, क्योंकि लगातार मीटिंगें चल रही थी, खाने की कोई जगह नहीं, और गांव का इलाका था, पूरा ग्रामीण इलाका था, कहीं खाने को कुछ मिले नहीं। साथ में हमने कुछ पैक करवाया नहीं था। 12-1 बज गए। महाराज कहीं रुके और फिर चल दे मीटिंग के लिए, चल दे, कोई समय नहीं। एक जगह उन्होंने कहा कि एनके वुड यू लाइक टू टॉक टू मी। हमने कहा या। तो हम उनके साथ वो कमरे में गए। उनके प्रमोद जो है फोटोग्राफर, फोटो लेने लगे। वो एक आदमी आया, उषा किरण पैलेस से ढेर सारे डब्बे खाने के लेके आया था, पैक्ड लंच बॉक्स, 8-10 डब्बे थे पड़े हुए। उसने महाराज को डब्बा दिया एक। महाराज ने कहा, डू यू माइंड एनके इफ आई गो अहेड? मैंने कहा नहीं महाराज, प्लीज 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 गो अहेड। तो महाराज जो है खाना खाने लगे। हम लोग बेवकूफ की तरह देख रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं, और शूट, महाराज ने कहा। अब हमने सवाल पूछना चालू किया और नोट्स ले रहे हैं हम ऐसे ऐसे। महाराज खाना खाते जा रहे हैं साले। अब उसके बाद थोड़ी देर के बाद रहा नहीं गया साहब, इंटरव्यू खत्म हो गया। खैर उसने कहा कि यू हैव कम टू अर्ली, यू शुड सी। मैंने कहा महाराज आपकी तो जीत तो पक्की थी, फालतू आप जो है इतनी जल्दी आ गए हो इलेक्शनिंग करने के लिए, और you have come early actually. We came early because of the deadline. महाराज सुन के बहुत ही खुश, बहुत दिनों के बाद उनकी तारीफ की थी मैं, बहुत ही खुश हुए। उन्होंने कहा कि वो कोई सिंह था उनके साथ, सिक्योरिटी वाला आदमी था, वही वो he used to develop as attendant also. अरे वो फला सिंह बुलाया उसको, पूछा नहीं साहब लोगों को खाने का। तो उसके बाद उन लोगों को जो है खाने का पूछा गया। तो हम लोगों ने फिर जो है, ये महाराज की कंजूसी के आलम थे, और उनके जो है बेसिकली आप कह लें कि नहीं, ये उनकी निजी आदतें कुछ, वो अपने आप को आदमी से 20 फुट ऊपर रख के ही बात करते थे। लेकिन इस मामले में सिंह साहब, मेरा एक अनुभव बड़ा अच्छा है कि उन दिनों पद यात्राओं का एक वो चला था। तो मैं रायपुर में पत्रकार था, श्यामाचरण जी ने अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पद यात्रा की थी। तो वो मुझे जानते थे और ये भी जानते थे कि मैं शराब पी लेता हूँ। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि देखो, भोपाल से तरुण दादा आएंगे तो तुम्हारी पूरी चिंता होनी चाहिए कि उनको कब कोई शिकायत ना हो। अच्छा, दादा का 7 बजा और दादा ने चालू कर दिया कि भाई मैं अब इससे आगे नहीं चलूंगा। हमने कहा दादा आप गाड़ी में बैठिए, पर श्यामाचरण जी ने पूरा ख्याल रखा कि दादा का लंच कब होता है, दादा का डिनर कहाँ होना है, दादा, यानी उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा। और बाकी हम लोग का तो चिंता करते ही थे, पर मेरी ड्यूटी उन्होंने लगा दी थी कि तुम चूंकि मेरे परिचित हो, तुम तरुण दादा का ख्याल रखना ध्यान से। अपने किसी असिस्टेंट के बजाय मेरा काम लगा दिया था ये। मैंने जो पत्रकारिता चूंकि इंदौर से शुरू की थी, तो इंदौर में एक बड़ा चलन, इंदौर मतलब रतलाम और उज्जैन के जो करस्पॉन्डेंट थे, आप दोनों को जानते ही हैं, दोनों राजकुमार भाई साहब आप भी जानते हैं, उपाध्याय जी को और अवंतीलाल जी को। तो इन लोगों की एक आदत थी कि कोई वीआईपी यदि इंदौर आ रहा है रेल से, तो ये रेल में उज्जैन से बैठ के इंदौर आते तक उसको इंटरव्यू कर लेते थे। तो वो सारे एडिशंस में चला जाता था, और इंदौर में बैठ के अखबार वाला जब उनको इंटरव्यू करता था तो वो सिटी एडिशन में जाता था। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता था। ये मैंने रायपुर में किया। तो उन दिनों जब मैं ये कर रहा था, तो वो एक समय था जब ये श्री राम शर्मा जो युग निर्माण योजना की शुरुआत हुई थी, और वो दीवार पर नीली लिखी जाती थी, दहेज लेना पाप है, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, और वो गायत्री मंत्र का पाठ कराते थे। उन्हीं दिनों शंकराचार्य जी ने, जो अभी शंकराचार्य जी हैं, कहा कि भाई ये गलत है, और उन्होंने कहा कि भाई गायत्री मंत्र का पाठ अब्राह्मण और स्त्री नहीं कर सकती। अब एक दिन मैंने देखा वो यात्रा में थे, मैंने उनसे पूछ लिया
कि चूंकि आप हमारे धर्म के सबसे बड़े आदमी हैं, आपका कहा हुआ निर्णय माना जाएगा, तो आप ये बता दीजिए कि यदि ये अब्राह्मण और स्त्री गायत्री मंत्र का पाठ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई रिजल्ट निकलेगा, प्रलय आ जाएगा, आग लग जाएगी, हम सब मर जाएंगे, क्या होगा। तो उनको लगा कि मैं इनका कोई भेजा हुआ एजेंट। तो अब वो अगली स्टेशन भाटापारा आती थी, 40 मिनट बाद वहां उतरा और आके अपनी खबरें बना ली। तो इस बीच हमारे संपादक जी ने कहा कि यार तुम कहाँ गए थे आज? मैं कहा मैं तो रोज जाता हूँ। बोले आज इतने फोन आए हैं कि तुम्हारे पास कोई खबर है जिसको आज नहीं छपना है। तो मैंने कहा मेरे पास कौन सी खबर है, ये खबर है। बोले अच्छा अच्छा इसको छोड़ देते हैं। और थोड़े देर बाद यानी कुछ 8 या 9 बजे के आसपास नागपुर से फोन आ गया कि साहब वो एक कोई खबर है, वो नहीं आना है। अरे मैंने कहा साहब इस खबर से कोई आग नहीं लगनी है, लेकिन वो खबर नहीं छपी तो नहीं छपी। कौन से अखबार की बात है? जी सर, ये कौन से अखबार की बात हुई? ये सर मैं नवभारत क्रॉनिकल का साथ में रिपोर्टर था रायपुर में। और हमारे संपादक हुआ करते थे गोविंद लाल बोरा जी। हाँ, तो एक दिन का और जो किस्सा मेरे को मतलब क्या हुआ था सर कि 77 वाला जो चुनाव था जिसमें जनता पार्टी आंधी की तरह जीती थी, तो उसमें रायपुर में पोलिंग के एक दिन पहले वहां के विधायक सुधीर मुखर्जी साहब पे हमला हो गया था। सुधीर मुखर्जी शहर में बहुत पॉपुलर आदमी हुआ करते थे, मतलब उनको सब दादा दादा कहते थे। अब ये खबर अखबार में न छपे, इसके लिए विद्याचरण जी या वहां के, चूंकि भावेश साहब उनके बड़े क्लोज मित्र हुआ करते थे उन दिनों, तो वो आए कि साहब ये अखबार में नहीं छपेगी। अब हमारे संपादक जी उस 8 साढ़े 8 बजे तक रुके, फिर चले गए। फिर उन्होंने कहा भाई तुमको जो अच्छा लगे कर लेना। तो हुआ क्या कि भावे साहब ने कहा कि ये खबर नहीं छपेगी, नहीं तो मैं यहाँ गोली चलवा दूंगा। मैंने कहा सर आप तो गोली बाद में चलवाएंगे, हमारे यहाँ मोनो मशीन में लेड जो है वो गला हुआ रहते ही है, हम दो मग्गे भी डाल देंगे 2-4 पे तो वो जिंदगी से चले जाएंगे। अच्छा इस बीच चूंकि खबर हो गई थी संपादक जी को कि कुछ दंगा हो रहा है प्रेस में, वो आ गए। फिर उन्होंने कहा कि तुम क्या बात करते हो, पर बाद में सबने कहा कि हाँ यार तुमने ठीक किया, क्योंकि वो उस दिन ये बात था कि अखबार ही नहीं जाएगा आपका, क्योंकि इस अखबार वो सुधीर मुखर्जी पर हमले की खबर लोगों तक जाना ही नहीं चाहिए, और वो गई। लेकिन हालांकि उसको लेके भावे साहब ने जिंदगी भर कहा कि यार तुम साले बदतमीज हो। वो यहाँ भोपाल में बरसों रहे 5 नंबर पर, लेकिन वो ये हमेशा कहते रहे तुम बदतमीज हो। तो दद्दू आप बोर तो नहीं हो रहे ना? अच्छा और अच्छा देखिए, चूंकि ये मैंने ना अपनी बात इसलिए कह दी क्योंकि हम लोग को सुनना है राजकुमार भैया को। राजकुमार जी की फैन फॉलोइंग इस समय देश में सबसे ज्यादा है। ये मैं सर बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं आपकी चमचागिरी नहीं कर रहा हूँ। आप भयंकर है ना नहीं, आपकी फैन फॉलोइंग जो है, आप कहीं भी जाइए आपका नाम लेते अच्छा अच्छा हम उनका कॉलम रोज पढ़ते हैं, हफ्ते में एक बार जरूर पढ़ते हैं। तो सर आप बताइए कि ये सब चीजें कुछ लोग आपने सही कहा, कुछ लोग रोज पढ़ने वाले भी हैं। नहीं पर वो हम लोग वो हफ्ते वाले हैं सर, हम लोग गरीब लोग हफ्ते वाले हैं, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। तो अब ये अभी जो है हम एनके और मैं जो है एक पार्टी में गए थे अभी 4 दिन पहले, और वहां पे यही हुआ कि वो एक साहब लगातार ये दावा कर रहे थे कि मुझसे बड़ा फैन आपका कोई नहीं, मैं रोज पढ़ता हूँ। तो एनके सिंह ने कहा सबसे बड़ा तो हुआ ये रोज पढ़ लेता है। मैंने फैंस को सुना है भाई, वो जैसे मैं कहता हूँ कि हाँ मैं राजकुमार जी केसवानी को जानता हूँ, तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि तुम इतने बड़े आदमी हो कि तुम उनको जानते हो। मैंने कहा हाँ यार हम जानते हैं, हालांकि जानना मतलब ये दावा करना आपसे बिना पूछे गलत है, पर फिर भी। तो अब आप बताइए, देखिए ये बात तो सही है कि अभी इस समय ये राजकुमार का इतना आतंक क्यों है भाई? अरे उसने कल आपको नहीं मालूम राजकुमार जी ने पारे जी एक बात अर्ज करूं अगर इजाजत हो? हाँ बोलिए ना। मतलब राजकुमार जी के संदर्भ में ये वो बात करीब 5 या 7 साल पहले शायद ये कॉलम कुछ हफ्ते के लिए बंद हुआ था।
हाँ तो मेरी माँ जो अभी 18 अप्रैल को जिनका निधन हुआ 88 साल की उम्र में, वो नियमित पढ़ती थी हर संडे को। सबसे पहले उनको यही पढ़ना था आपस की बात। तो वो जिस दिन नहीं आया कॉलम तो वो उनको बड़ा अजीब लगा ये। तो इंदौर में रहती थी वालदा मेरी, मैं भोपाल में हूँ। हाँ हाँ, मैं फोन आया संवाद उनका नगर में। संवाद नगर में, तो मेरे पास फोन आया उनका, कहने लगे कि आरिफ ये राजकुमार का कॉलम नहीं आ रहा है आज। अरे मैंने कहा हाँ माता जी मेरे को भी आइडिया नहीं। बोले क्या आइडिया नहीं, कैसा पत्रकार, तू पूछ उनसे, ने बता मेरे को ये क्या बंद हो गया क्या, ने बचेगा क्या फिर अखबार में। तो हाँ फिर ये शायद मैं राजकुमार जी को संदेश भेजा था या कुछ हुआ तो राजकुमार जी ने लिखा था कि आरिफ मियाँ ये कॉलम बंद हो चुका है। हाँ हालांकि अल्लाह का शुक्र है वो बाद में कंटिन्यू हुआ। फिर मैंने माता जी को बताया तो बहुत अफसोस किया उन्होंने कि यार फिर क्या पढ़ूंगी मैं, मेरे को क्या मिलेगा बोले अखबार में। असल में क्या है कि भास्कर के मैनेजमेंट के साथ जो है मेरी मोहब्बत बड़ी पुरानी है। हाँ, उनके साथ जो है वो जो है मेरी बात न मानने को जो है बिल्कुल कसम खाए देते हैं और मैं अपनी मनवाने को तैयार हूँ। तो ये हुआ था कि 4 हफ्ते जो है, वो बंद 4 रहा। हफ्ते की जंग थी और 5वें हफ्ते जो है उन्होंने फिर जो कहा कि अच्छा चलो जो आप कह रहे हो सब ठीक है। तो ऐसा ऐसा कुछ था मामला। जी जी सर। तो 4 हफ्ते बंद रहा था, ये सही बात है। अब लेकिन देखो ये जो है अब इस जगह पे आके और ये बड़ा 70 साल की उम्र में अब जाके जो है जब सोचता हूँ तो मुझे हमेशा जो है आज जो कुछ भी हासिल हुआ है या जो कुछ भी मिल रहा है लोगों की मोहब्बत, तो मुझे जो है अक्सर जब मैं शुरू करता हूँ तो मुझे सबसे पहले जो है वो दिन याद आता है जब मैंने जर्नलिज्म की मेरी शुरुआत होती है। मैं कॉलेज में जो है 1967 पहुंचा। वहाँ पे मेरे एक सीनियर थे, उनका नाम था सैयद इफ्तिखार अली। इफ्तिखार भाई जो है जबरदस्त स्पोर्ट्समैन थे, हॉकी के शानदार गोलकीपर, जी क्रिकेट में विकेट कीपर, और मतलब हर तरह का खेल जो है। और उनके और भी भाई थे, वो भी सब स्पोर्ट्स में ही थे। तो वो एक मैगजीन निकालते थे, स्पोर्ट्स टाइम्स। तो वो जो है बेचारे अकेले दम पे सब कुछ करते रहते थे। तो अब गिल्ली डंडे के बाद जो है मैंने भी क्रिकेट खेलना जो है शुरू किया था उस वक्त उनके साथ। बाबे अली के मैदान पे खेलते थे हम लोग। तो उन्होंने देखा कि इसका रुझान है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि खान तुम्हारा तो पढ़ने लिखने की तरफ भी जो रुझान है, तुम शेर व शायरी भी करते हो, तुम लिखते पढ़ते भी हो और खेलते भी हो, यार मैं अकेला अकेला कर रहा हूँ, तुम आ जाओ साथ में, मदद हो जाएगी थोड़ी मेरी। तो मैंने भी जो है शौक शौक में उनके साथ जो है काम शुरू किया। तो उम्र मेरी जो है उस वक्त पूरी 18 भी नहीं हुई थी। उसी वक्त जो है वो उनके साथ जब मैंने चलना देखना शुरू किया कि जर्नलिज्म की कितनी सख्तियां हैं, कि उनके पास एक साइकिल थी, पैसे थे नहीं लेकिन जज्बा था उनके पास। तो मैक्सिको ओलंपिक हो रहे थे 1968 में, उसका एक स्पेशल इशू निकालना था। उसके लिए जो है वो मेहनत कर रहे थे कि किसी तरह से कम जो है 2 विज्ञापन मिल जाएं। तो परमाली वाले जो यहाँ पे उस जमाने में एक बड़ी कंपनी होती थी, वहां रंजीत पे एक विट्ठल दास। जोशी साहब थे जो पीआरओ थे, जो इनके मिलने वाले थे। तो मुझे याद है कि सिटी से, हम लोग सिटी में ही रहते थे, वो स्टेशन पे रहते थे और मैं जो है इतवारे में रहता था। तो वहां से हम लोग जो है सिटी से जो चले साइकिल पे, 3 बार तो साइकिल की चेन उतरी, पसीने में तर हालात में जाके, और 300 रुपए का उन्होंने विज्ञापन लेके जो किया था। मैंने उन उन हालात में उस आदमी को जो जिस तरह का स्ट्रगल करते देखा था। उसके बाद जो है वो पैसे भी नहीं होते थे उनके पास। तो अभी कमलेश जो है पूछ रहे थे हैंड कंपोजिंग, तो वो जो मैगजीन थी वो भी हैंड कंपोज ही होती थी। और मेरे घर के पास जो है एक दोस्त थे मेरे मुजाहिद, उनके घर के किराएदार थे, जहाँ पे सुंदर प्रिंटिंग प्रेस होता था, वहां छपती थी ये। तो पैसे नहीं थे तो उन्होंने कहा साहब कंपोजिटर को देने के लिए पैसे नहीं है, आप पैसे दो इफ्तिखार मियां, तो जो है कंपोजिंग होगी। तो इफ्तिखार और मैं दोनों मिलके जो है हैंड कंपोजिंग, एक एक अक्षर चुन चुन के जो है उन्होंने चिप्पियां लगा लगा के कि का कहाँ है, गा कहाँ है, खा कहाँ है, ये करके हम लोगों ने जो है सिलसिला शुरू किया। मैं अपने जर्नलिज्म की बात जब भी करता हूँ
इफ्तिखार भाई तो बहुत जल्दी चले गए और उनकी याद में इफ्तिखार मेमोरियल टूर्नामेंट और ये फेस्टिवल वगैरह ये हामिद मामू करते हैं। लेकिन जो है मैं जब भी याद करता हूँ मुझे जो लगता है कि उनको मैं हमेशा याद रखूं, उन्होंने ही मुझे जो है शुरुआत की मेरी। और यहाँ तक आते हुए बहुत सारे ऐसे मरहले ऐसे आए जिनमें जो है बरसों बरस 84 तक मतलब राजकुमार केसवानी नाम के किसी चीज की कोई औकात नहीं थी, कोई न जानना न समझना कोई नहीं जानता था। चंद लोग थे जिनसे वाकफियत थी, लेकिन जो है वो गैर जर्नलिस्टिक उसमें जो है ज्यादा मेरा दायरा था। जर्नलिज्म में जो है कम लोगों से ताल्लुकात थे, और जिसमें एक जगत पाठक था। जगत जो है मेरे भाई जैसा था और उसी से सबसे ज्यादा रहा। दूसरे जो हैं NK सिंह, हम लोगों का रिश्ता जो है तब का है, वो आज तक कायम है। मजे की बात यह है कि ये तो इतनी गंभीर बातों की उम्मीद मुझसे यहाँ पे किसी ने नहीं की होगी, लेकिन जो है मैं इफ्तिखार के नाम पे जरा बहुत भावुक हो जाता हूँ। 1 मिनट की मोहलत लूंगा मैं जरा। जी। पानी है ना साहब? हमें क्या माफी चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, बिल्कुल गलत उसमें चला गया। मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी जो है NK सिंह साहब बात कर रहे थे, वो जो है उन्होंने जब वो भोपाल आए NK ना, उसके बाद भोपाल के जर्नलिज्म में जो है एक बड़ा गंभीर सा मोड़ आया। तब तक जो है वो उसकी शक्ल सूरत कुछ और थी। एक जो कमिटमेंट वाला जो जर्नलिज्म था, उसकी शुरुआत में जो है NK सिंह का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है। सोशल कमिटमेंट को लेकर NK सिंह की पहचान जो है वो सिर्फ इसलिए यहाँ पे बनी, हम लोग शायद दोनों ही एक ही आइडियोलॉजी और एक ही बैकग्राउंड के लोग हैं, हम लोगों का इसीलिए ज्यादा मोहब्बत का रिश्ता भी रहा है, अब तक कायम है। ऊपर वाले की बड़ी हम लोगों पे दुआ मतलब कदम है उसका। इस आदमी ने भी जो है साहब एक सिलसिला जो नहीं कहा है, मैं जरूर याद दिलाना चाहता हूं। अर्जुन सिंह के जमाने में यहाँ पर जो है वीकली अखबार वगैरह तो जो है निकलते हमेशा से रहे हैं और हमेशा वही काम करते रहे हैं जो उम्मीद की जाती है उनसे, जिस तरह की वही करते रहे हैं। लेकिन जो है जो लोग इस तरह के गलत कामों में लगे थे, NK सिंह ने एक बार जो है, मैंने भी लिखा लेकिन NK सिंह ने मुझसे भी पहले लिखा था कि किस तरह के जो है अखबारों के जरिए और ये येलो जर्नलिज्म जो है किस तरह से जो है बर्बाद कर रहा है पूरी सोसाइटी को, और किस तरह के लोग उसको पैट्रोनाइज कर रहे हैं। उस वक्त जो है एक बाली नाम का पत्रकार था जो सतपुड़ा वाणी अखबार निकालता था, ज्ञान प्रकाश हाँ हाँ बाली। तो वो जो है बाली ने जो है NK सिंह के ऊपर जो है काफी एग्रेसिवली जो है मतलब धमकियां और ये सब कुछ किए थे। मैं थोड़ा सा जो है बीच में ब्रेक लेके अभी चाहूंगा जरा एक बार उधर चले जाएं, फिर मैं आपको जो है श्यामाचरण की बात की कमलेश पादे ने। श्यामाचरण जी की बात जो है वो उसमें भी NK सिंह और मैं दोनों शामिल थे। वो मैं आपको NK सिंह जरा वो बाली वाले और दूसरे उस वक्त के जो है अखबारों का जरा थोड़ा सा बयान कर दें तो फिर मैं आपको वापस रायपुर ले चलूंगा। नहीं, अखबार जो है वो तो सबको डमडम डिगा डिगा, चांदी का जूता, इस तरह के अखबार तो सबको याद ही होंगे। चांदी का जूता इंदौर से निकलता था इंदौर, सर। वो इंदौर वाले का था। हाँ, रघुवंशी का चांदी का जूता था। हाँ हमारे घर के पास में ही उनका घर था, उन्होंने बेच दिया था किसी को। शिवलाल रघुवंशी। वो क्या था सर कि सेठ साहब को जिसको भी गाली वाली चीजें छपवानी हो तो वो
चांदी के जूते में छपवा देते थे, जो इंदौर समाचार में नहीं छप सकता था। तो वो शिवलाल रघुवंशी सब चीजें जैसी भाषा सेठ साहब बोलते थे वही भाषा में छाप भी देता था। अब वो इनके ज्ञान आप प्रकाश बताइए पाली इटारसी से आया था, श्यामाचरण जी के बनते ही वो दलाली शुरू की थी उसने। तो वो ये वाला अखबार बताइए किस्सा जरा। मैं ये बता रहा था, ये सारे अखबार अर्जुन सिंह के समय ये हुआ कि इसने एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म की शक्ल ले ली थी, क्योंकि अर्जुन सिंह इनको बहुत अच्छी तरह से जानते थे कैसे इस्तेमाल करना, कहाँ इस्तेमाल करना, और फिर उनको उसी तरह से उन्होंने पैट्रोनाइज भी किया। गवर्नमेंट का पैट्रोनाइजेशन शायद येलो जर्नलिस्ट का पहली बार अर्जुन सिंह के राज में चालू हुआ था। तो खैर काफी वक्त बढ़ी उनकी, मैंने उसके बारे में लिखा। उसके बाद उन्होंने कोई उनका अपना एसोसिएशन था, उन्होंने रेजोल्यूशन पास किए। वो रेजोल्यूशन अब उससे होना जाना क्या है, मेरा क्या होगा, तो मेरे तक पहुंचाने की भी हिम्मत नहीं थी। तो एक शास्त्री होते थे जिनका बाद में मर्डर हो गया ये प्रेस कॉम्प्लेक्स में, उसको भी जमीन दी थी अर्जुन सिंह ने। संस्कृत वाला, हाँ, संस्कृत बोलता था जो बोलते थे, सारा प्रवास संस्कृत बोलते थे। तो वो बहुत सज्जन मीठा बोलता था वो। हाँ, तो वो चुपचाप आए। 45 बंगले में मैं रहता था, और वो सामने जो गेट था घर का, उसकी और मेरे घर के बीच में बहुत फर्क था। दौड़ते हुए आए, वहां गाड़ी वो स्कूटर खड़ी करे, वहां से दौड़ लगाए वो, और दौड़ करके अखबार जो है अपना, जिसमें मेरे खिलाफ खबरें होती थी, वो छोड़ करके, तब तक पर्चेबाजी भोपाल में चालू नहीं हुई थी, वो छोड़ करके फिर वो भाग जाए। ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन अखबारों के बाद उसके बाद उस लिखने का थोड़ा सा असर ये पड़ा कि फिर उस तरह का प्रश्रय जो है वो थोड़ा, उसमें थोड़ी कमी आई। खुलेआम जो सरकारी प्रश्रय मिलता था उसमें कमी आई। उन लोगों ने काफी कोशिश की, लेकिन मैं भी उसमें यूनियन में काफी एक्टिव था। भोपाल वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन में था, IFWJ का जो हिस्सा है, और हम लोग काफी लड़ाइयां लड़ा करते थे। और उसमें हम लोग उस समय जो यूनियन थी हमारी, उसमें भी ठोक बजा के ही मेंबरशिप दिया करते थे, और काफी मेंबरशिप ने मेंबर्स निकाले थे। स्क्रूटनी कमेटी के जाल होता थे उस समय यहाँ पे उन लोगों के साथ। तो जर्नलिज्म से काफी गंदगी हमने साफ करने की कोशिश की थी, थोड़ी बहुत जितना बनता था उसके हिसाब से। उसी कड़ी का एक हिस्सा था ना जब पत्रकार भवन में 30 रुपए की शर्त लगा दी गई थी कि सिर्फ 30 रुपए लेंगे पत्रकार भवन का प्रबंधन, और सबको चाय बिस्किट के अलावा कोई गिफ्ट नहीं दिया जाएगा। तो जाल खंबाटा के समय थे, जाल खंबाटा के टाइम पे तो ये वो भी उसी का हिस्सा था। मैं उस समय यूनियन का प्रेसिडेंट था शायद यहाँ का। तो हम लोगों ने चालू किया कि सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हैं वो पत्रकार भवन में ही होंगी, तो हॉल में ही तो कोई आमदनी आने लगी उसके बहाने, और साथ में हॉल का केवल किराया लेंगे, और साथ में चाय बिस्किट जो है वो सर्व करेंगे हम तरफ से। ये होने लगा था। बहुत पत्रकार बहुत नाराज हुए, क्योंकि एक नामी पत्रकार थे हमारे सीनियर थे जो एक एजेंसी में काम करते थे। कॉफी हाउस में, अपना जो कॉफी हाउस का जिक्र किया आपने भाई, वहां कॉफी हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। वो सज्जन नीचे ऑर्डर देते हुए, ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी उस जमाने में, जो पुराना कॉफी हाउस था, देवकांत को याद होगा, तो ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, वहां पे वो सज्जन पहुंच जाए और नीचे आते समय ऑर्डर देते आए, उनको जो भी खाने का चाहिए वो ऑर्डर कर दें, साथ में कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम का बहुत प्रिय था, कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम। तो देखा देखी सारे जर्नलिस्ट ने वहां कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम मंगाना चालू कर दिया। उसके बाद हालत ये हुई एक दिन कि जो बेचारे कई गरीब लोग भी आते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, यूनियन में अपने चंदा करके आ गए लोग, है ना, 10-10, 20-20 रुपए चंदा किया, वो लोग आते थे। एक बार उनकी जेब में पैसे नहीं बचे कॉफी हाउस का बिल पे करने के लिए। ये सारी हालत, ये सज्जन जो थे जिसका मैं न्यूज एजेंसी वाले का जिक्र कर रहा हूँ, वो सज्जन तो कई बार अपनी फैमिली के साथ आते थे, उनको नीचे बैठा देते थे और खाना उनका चलता रहता था, और ऊपर जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेहरा दिखा के आ जाते थे। ऐसी शर्मनाक हालत के बाद फिर हम लोगों ने जो है वो वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का तय किया पत्रकार भवन में। सिंह साहब एक मजेदार किस्सा सुना दूं मैं? हाँ जरूर सर। क्या हुआ कि हमारे एक संपादक, मतलब मेरे तो नहीं थे, लेकिन वरिष्ठ संपादक हुआ करते थे, उनको मांसाहार का बड़ा शौक था, और जो उनको मांसाहार करा दे उसकी खबरें। मांसाहार को स्पष्ट करो, मांसाहार खाने का मतलब खाने वाला ना? खाने का
अच्छा ठीक खा, है। खाने का, तो वो मटन उनको रोगन बड़ा, जोश। हाँ तो क्या हुआ कि जो उनको मांसाहार करा दे उसकी खबरें छपने की गारंटी रहती थी। एक बार क्या हुआ कि सब लोग भोजन करके निकले, और क्योंकि उन्हीं दिनों बैंकों को आदेश था कि गरीबों को जितने लोन दिए जा सके दें, तो हम लोग को साइकिल वाइकल के लोन मिल जाते थे। तो हुआ क्या कि वो मुंह धोते समय खाना खाने के बाद उनकी बत्ती सी गिर गई, और एक और सज्जन थे उनकी भी बत्ती सी गिर गई। तो पहचाने कैसे, तो ये लोग चुटकुला चल पड़ा कि जिस बत्ती सी पे लिखा हो हाइपोथिकेटेड टू पंजाब नेशनल बैंक, वो पंडित जी की है। मतलब ये बहुत सालों तक चला, और हमारे नैयर जी ने तो कॉलम में भी लिख दिया था, उनका एक कॉलम हुआ करता था रोज का, कि हाइपोथिकेटेड टू पंजाब नेशनल बैंक जिस बत्तीसी में लिखा है वो पंडित जी की है। सर अपन लोग गंभीर बातें कर रहे थे, सिंह साहब मैं बीच में पड़ नहीं, गया। अभी अब जो है मैं आपको जो है एक अगंभीर नहीं बल्कि जो है अत्यंत गंभीर बात बताता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मेरे अजीज दोस्त राजेंद्र नूतन की। हाँ नूतन जी का जो किस्सा ये है कि नूतन जी तो जो है हुई शाम और ख्याल आ गया वाला काम था हाँ उनका। तो अब उसके बाद जो है वो उन्होंने एक बात जो है, आप लोगों को याद हो कि उन्होंने रात को जब वो घर पहुंचे थे ड्यूटी के बाद 9 भारत से, तब वो जहांगीरिया स्कूल के पीछे उनका घर था। तो जब स्कूटर रख रहे थे तो वहां पे एक सांप था, वो सांप फन उठाए हुए यूं खड़ा हुआ था। तो नूतन जी तो तब तक जो है वो मतलब अपने उरूस पे थे बिल्कुल। तो वो बैठ गए और उन्होंने सांप को पकड़ के कह रहे, कोहा क्या कर रहा हो? उसने जो है काट लिया। काट लिया तो उनको जो है अस्पताल भर्ती कर दिया गया। तो मैं जो है उनसे मिलने गया। मैंने कहा नूतन जी क्या कर लिया यार ये? कि अल्लाह खां यार बिल्कुल भोपाली पसंद नहीं आई उसको। मैंने भोपाली में पूछा था, माकड़ा बुरा मान गया। काट लेकिन लिया वो उसने। सांप मर गया होगा सर। नहीं नहीं, वो तो जो है अब मर क्या गया होगा, वो भी टुन हो गया होगा बेचारा। हाँ लेकिन दूसरा जो है नूतन जी का एक किस्सा जो है कि मैं नवभारत में काम तो नहीं करता था लेकिन जो उस जमाने में, लेकिन मैं नवभारत में जो है शाम को मेरी बैठक जरूर होती थी, जगत की वजह से और नूतन जी की वजह से बैठते थे वहां पे। तो वहां पे हुआ ये कि ये जो अभी जो नूतन कन्या महाविद्यालय का कहलाता है न्यू गर्ल्स, ये असल में हाँ इसका प्रेस नोट आया। इसका प्रेस नोट आया तो उसमें लिखा था कि सरकार ने एमएलबी के बाद जो है लड़कियों के लिए नया कॉलेज खोला है, उसका नाम न्यू गर्ल्स डिग्री कॉलेज होगा। तो नूतन जी ने कहा हाँ ये तो अपने नाम पे कॉलेज खोल गया। मैंने कहा अरे ये तो न्यू गर्ल्स डिग्री कॉलेज। बोले हिंदी में तो नूतन होता ना यार वो। तो उन्होंने जो है जो खबर लिखी तो हाँ उन्होंने उसमें लिखा कि भोपाल में नूतन कन्या महाविद्यालय जो है प्रारंभ हो रहा है। वो जमाना है और ये जमाना है। नवभारत की पैठ इतनी थी उस जमाने में कि नूतन कन्या महाविद्यालय वो सरोजनी महाविद्यालय होने के बावजूद नूतन ही कहलाता है। और आज ये भी असल में नूतन खिला। नूतन जी ने ये अपने नाम पे नूतन कर लिया था। हाँ तो जो वैसे भोपाल में उनका उनका जो है नूतन जी का जो है जो सेंस ऑफ ह्यूमर था वो इतना जबरदस्त था, इतना जबरदस्त था। और बड़ी खैर थे मतलब बड़ी मोहब्बत वाले। और उनकी जिंदगी इतनी मुश्किलें इतनी तकलीफें थी, उसके बावजूद उससे ज्यादा जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर वाला, मतलब भोपाल के जर्नलिज्म में उनके अलावा कोई दूसरा अगर हुआ है तो मैं अपना नाम लूंगा नहीं खैर। लेकिन जो है लेकिन जो है वो उनका कोई जवाब नहीं है। पॉलिटिशियंस में जो है मैंने श्यामाचरण शुक्ला जी की बात कही थी, कब बताऊंगा मैं। एक वक्त जो हुए एनके सिंह और मैं रायपुर गए, इलेक्शन का टाइम था, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। तो वहां पे जो है हम लोग छत्तीसगढ़ में जो है कवरेज करने के लिए गए थे। तो वहां पे श्यामाचरण जी से बात हुई कि भाई आपकी जो है इलाके में चलना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये शाम को जो है पीएम की पब्लिक रैली है, ये हो जाए तो वहां से चलेंगे, एयरपोर्ट आ जाओ। तो हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए दोनों। वहां पर जो है नरसिम्हा राव जी को सी ऑफ करने के लिए जो है बड़ी भीड़ थी, विद्याचरण भी थे और दूसरे वोरा जी भी थे, सब लोग थे।
श्यामाचरण जी जो है सबसे अलग जो है वो हमारे साथ खड़े हुए थे, वो उनको सियाफ नहीं कर रहे थे, वो हमारे साथ खड़े हुए बातें कर रहे थे। इतने में जो है वो प्लेन चला गया और बाकी सब लोग एक एक करके इधर आते गए। उनमें एक सज्जन आए, वो थे सुनील दत्त। सुनील दत्त इलेक्शन कैंपेन करने आए थे वहां पे। तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे, इतने में जो है उनका श्यामाचरण जी का बेटा अमितेश और विद्याचरण ये सब लोग आ गए। सुनील दत्त जी से उन्होंने पूछा कि भाई आपका क्या प्रोग्राम है, तो उन्होंने कहा साहब मैं ये जा रहा हूँ वो जा रहा हूँ फला जगह। तो उन्होंने, अमितेश ने पूछा हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कब आएंगे राजिम में। तो उसने कहा कि माफ कीजिए लिस्ट में तो नाम तो है नहीं राजिम का। श्यामाचरण जी जो है उनको जो है वो तो देख ही नहीं रहे, तो उन्होंने अपना वो कोट का जो बटन जो यूं यूं करते रहे, कहने ये लगे, उनकी स्टाइल थी। कहने लगे बेवकूफ, अब ये फिल्म वाला मुझको जिताएगा क्या है। तो वो जो है बेचारा सुनील दत्त कहता है नहीं नहीं सर आप तो बहुत सीनियर आदमी है, मैं आपको कैसे जिताऊंगा, मैं तो बहुत। तो कहने लगे अरे ये जो है ना ये विद्या और ये अमितेश जो है ये तुम फिल्म वालों से पता नहीं क्या है, क्यों तुम लोगों को पता नहीं क्या समझते हैं, ये इनको क्या है, अब इनके भरोसे करूंगा मैं पॉलिटिक्स। अब वो बेचारा जो बड़ा शर्मिंदा था, उसने तो कुछ कहा नहीं। खैर वहां तक ठीक। उसके बाद उन्होंने जो है मुझे और एनके को जो है बिठाया गाड़ी में, एनी कार थी उनके पास उस वक्त, ड्राइवर को बिठाया पीछे, और पीछे की गाड़ी साइड पीछे जो है खाने पीने की जो है टोकरियां भरी हुई थी और चाय के थर्मस। आगे जो है बीच में मैं, इधर श्यामाचरण जी और इधर एनके सिंह। अब दो लोगों के, अब दो पार्टों के बीच में मैं। अब वो रास्ते में चले जा रहे हैं, लोग उनका गांव में स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन श्यामाचरण जी क्या मजाल के जो है गाड़ी से नीचे उतरे हैं, और लोग जब माला पहनाने के लिए अंदर हाथ डालें और क्या मजाल के गर्दन नीची करें। अब वो हालत ये होती थी कि उनको माला पहनाने के चक्कर में लोग उनकी आंख तक जो है चश्मे तक पे हाथ डल जाए, हो जाए, लेकिन उन्होंने हाथ नीचे नहीं, मतलब गर्दन नीचे नहीं करना, गाड़ी से उतरना नहीं। बीच में लेकिन पेट्रोल पंप आया, आपको याद है एक पेट्रोल पंप पे रुके थे। हाँ हाँ। तो पेट्रोल पंप जो है बीच में था, वहां पे जो है उन्होंने कहा कि बाबूजी के दोस्त हैं, जरा मिल लूं मैं इनसे, आइए। हम लोग अंदर, हम जैसे ही अंदर बैठे, वो बड़े मियाँ जो है वो आए और बैठे एक तरफ और कहने लगे श्याम तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, है तुम कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं जा रहे हो, हाँ जाओगे, पागल हो गया, दिमाग ठीक नहीं है तेरा। अब वो जो डांटते चले जा रहे, अब वो हम दोनों की तरफ देख देख के बेचारे बड़े हो रहे कि साला ये तो पूरी शहर में तो इसी दादागिरी से चले आ रहे और यहाँ उनकी मिट्टी पलीत हो रही है। अब जो है वहां से खैर जो है जैसे तैसे बाहर निकले, और बाहर निकल के हम दोनों के कंधे पे हाथ रखा, कहते हैं ये बाबूजी के दोस्त हैं, मेरे लिए बाबूजी जैसे हैं, आप लोग इसको गलत मत समझना। उनकी ड्राइविंग लेकिन कमाल की थी, है ड्राइविंग स्किल उनकी, ड्राइविंग तो जो है आई एम येट टू सी अनदर पर्सन लाइक हिम। अरे क्या बात है, एक्सीलेंट ड्राइविंग, एक्सीलेंट। वो बहुत अद्भुत आदमी थे। अच्छा थे बड़े, मतलब अद्भुत आदमी थे। उनके बारे में तो जो है वो कहते थे ना परमानेंट चीफ मिनिस्टर है वो, कभी जो है वो कभी चीफ मिनिस्ट्री से हटे ही नहीं, जब एक बार बने तो हमेशा ही रहे, मतलब वो मानते थे कि वो चीफ मिनिस्टर ही हैं। तो वो जो जैसे दिग्विजय सिंह का जब हो गया था यहाँ पे फाइनल, तो जो है उनसे पूछा गया था दूसरी बार कि भाई वो दिग्विजय सिंह जी जो है चीफ मिनिस्टर हो गए, तो उन्होंने कहा अच्छा हो गए क्या, तो किसी ने उनसे अंग्रेजी में पूछा व्हाई डू यू लुक डाउन एट हिम, बोले दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ हिज साइज। जाहिर है उनको तो नीचे झुक के देखना ही पड़ता था उसको। वो राजकुमार जी मेरे को जो याद है, ये मेरे को याद है कि हाँ। दिग्विजय सिंह जी जब कांग्रेस में आए थे तो वो पीताम्बर, आप कुछ कह रहे थे दद्दू? कुछ कह रहा हूँ, हाँ बोलिए। कहने ही नहीं देते। कहिए। जब राजेंद्र नूतन का किस्सा आया था तब मैं भी बहुत भावुक हूँ। हाँ हाँ।
ग्वालियर में था, तो राजेंद्र को लीडर देवेंद्र खरे हाँ घर में आए मेरे पास। बड़े सेठ जी की मौत हो गई थी, रमेश जी के पिताजी की। बोले देवकांत में इतना भावुक हो गया हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा कल से, जब तक उनकी अंतिम क्रिया में शामिल न हो मेरी आत्मा को चैन नहीं पड़ेगा। मैंने कहा चलो, हम तीनों दैनिक भास्कर कार्यालय पहुंचे। वहां पता लगा सेठ जी की अंतिम क्रिया 6-7 बजे तक होगी, अभी टाइम तो 1:30 बज रहे थे। नूतन जी ने कहा देवकांत खाना खा ले कहीं रात में। यहाँ खा लेते हैं, बेटे बोले अच्छी जगह लेते हैं, खाना तो क्या खाना, वही खाना तो बनाना था। वहाँ पीते पीते खाते पीते 7-8 बज गया। चलो चलो, सेठ जी की आत्मा निकल जाएगी। हम जब तक वहां पहुंचे अंतिम क्रिया हो चुकी। नूतन जी बोले नैनम जयंती शस्त्राणी नैनम देवती पाप। एक किस्सा। दूसरा किस्सा पत्रकार टाइम भी होगा, एक बेहतरीन किस्सा आज तक का। मैं भोपाल में था, नौजवान था, मेरा एक नौजवान दोस्त था, वो इतना सा अखबार निकालता, छोटा था, और उसको बड़ा नाम था उस अखबार में। तो मैं कभी कभी उसके कार्यालय में चला जाता। संयोग क्या था, हम दोनों के ऑफिस आस पास थे। मैं नाटकों की बातें होती थी, उधर वो अखबार निकालता रहता था। एक दिन वो कॉफी हाउस में बैठा था मैं, तो इतना सा अखबार निकालने वाला संपादक आया मेरे पास। बोले देव चल उठ। उसके पास एक टूटी टाटी वेस्पा थी। बोले सीएम का इंटरव्यू लेके आते। मैं बड़ा गदगद, मेरे लिए सीएम बहुत बड़ी चीज होती थी, क्योंकि मैं सरकारी बुला। मैं चलो भाई, हम दोनों सीएम के एकदम अंदर घुसने दिए होते। और अंदर 40 लोग बैठे थे, उनको सीधे अंदर बुला लिया। वो सीएम था, भाजपा की गवर्नमेंट थी, वीरेंद्र कुमार तकलेचा। और और ये पत्रकार 5 थे तरह की राजकुमार मिठाई जी। आई। हाँ, और 5 तरह के नमकीन आए। मैंने मिठाई खाई। उनने कहा चलो, 2 प्रश्न हैं जो मुझे याद है अभी तक। उस दिन से नहीं, उस संपादक ने इतना सा अखबार निकालने वाले संपादक ने पहला प्रश्न पूछे, आपकी मूछें हिटलर हिटलर से क्यों मिलती है? सीएम को कोई नहीं, ऐसे ही सीईओ होगा, सीईओ नहीं। तो दूसरा प्रश्न युवा संपादक ने पूछा, आप कभी हंसते मुस्कुराते भी हैं कि नहीं? अब जिंदगी में आखिरी बार आते थे, सुनने नहीं आते कभी कोई हंसता है। आपकी एक भी फोटो नहीं याद बनती। मैंने कहा ऐसी पत्रकारिता होती है, और ऐसा बेधड़क संपादक धन्य है। साहब पत्रकार को आप इजाजत हो तो साहब। ये जो देवकांत भाई, ये जो आपने बात बताई नूतन जी वाली और सेठ जी वाली, ये एक्चुअली कौशिक जी और व्यवहार जी को जोड़ के भी कथा है एक। जब सेठ जी की माँ की डेथ हुई थी, ऐसी एक कथा कहानी किस्सों में चलती है। तो तब ये दोनों उसी अवस्था को प्राप्त करके ऐसे रोए थे, तो सेठ जी ने कहा यार माँ मेरी मरी है, तुम्हारी थोड़ी मरी है। क्योंकि यहाँ से गए, झांसी में उनका वो हुआ था, तो दोनों उसी अवस्था को प्राप्त हो गए जिसकी अपन बात कर रहे हैं। ये किस्सा मुझे खुद इन लोगों ने भी सुनाया है जी, कौशिक नूतन जी ने, सब लोगों ने मिलकर। देवेंद्र खरे थे। हाँ हाँ। देवकांत के बारे में मैं एक बात बता दूं कि देवकांत जो अभी जो है बदमाशी भरा किस्सा सुना रहा था, ये
लेकिन ये सच्ची बात है कि देवकांत ने मेरे साथ जिंदगी में जो है इतनी जो है मैंने अखबार निकालने के चुतियापे जो किए हैं उसमें इतनी मुश्किलें झेली, जिसमें खास तौर से जो है मेरी हर मुश्किल में जो है जो सबसे ज्यादा जो मदद करने वाला एक जगत पाठक और एक देवकांत, ये लोग जो है मेरे नाम पे अपने दफ्तरों से जो है एडवांस निकाल निकाल के मुझे जो है देते थे कि मेरा काम अखबार चलता रहे, मैं चलता रहूं। मुझे जिंदा रखने के लिए इन लोगों ने बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, दोनों ने बहुत। कमाल के लोग हैं साहब। अरे कुछ नहीं हम। अच्छा, एक चीज और कहना चाहता हूँ, जब ये इस चौपाल का मैंने विज्ञापन किया और सबके बारे में लिखा, जैन कहते हैं ये तो सबसे अधिक लाइक और रिस्पॉन्स मिला कमलेश पांडे को। लेकिन एक फोन आया मेरे पास राजकुमार के लिए, बनारस से, एक महिला का, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी, जो बचपन में मेरे साथ पढ़ी थी प्राइमरी में। बोला तुम राजकुमार के दोस्त हो? यहाँ कोई गलती। मैं ग्रेट फील कर रही हूँ, राजकुमार के दोस्त होना कितनी बड़ी बात है। अरे कुछ नहीं, बेवकूफी है बेवकूफी है साली। देवकांत ने और मैंने जो है थिएटर भी साथ किया है और जर्नलिज्म में भी जो है ये मेरे साथ रहा है, बहुत मदद। और एक और दोस्त था हमारा जिसका जो है मैं अभी तक जो है वो कुंवर राजेंद्र सिंह, वो भी जो है देवकांत के साथ हमेशा मौजूद रहता था और वो भी बड़ा मददगार इंसान था, बहुत प्यारा दोस्त था। और डिलाइट होटल में मेरा ऑफिस होता था वो एक वक्त में। यस आई रिमेम्बर। मैंने वैसे भूमिका प्रिंटर्स में देखा था आपका ऑफिस। नहीं, वो बहुत उसके भी पहले। हाँ हाँ, रूम नंबर 10 नंबर डिलाइट में, होटल नंबर 10। अरे तो बूढ़ा नहीं हुआ यार, जवान। हाँ तब मनोहर आशी और मेरा ज्वाइंट ऑफिस था वो। मैं गया हूँ उस ऑफिस में। हाँ आप आए हैं ना। मनोहर जी भी हमारे दोस्त था, बहुत बढ़िया। मनोहर आशी वो भी थिएटर करता था, हम लोग प्रेक्षक नाम की संस्था थी हम लोगों की। वो तो सचमुच में थिएटर करता था भाई, है वो तो सचमुच में थिएटर करता था। वो तो 24 घंटे करता था भैया पारे साहब जी चलिए वक्त एक छोटा सा किस्सा याद आ रहा है, आप कहो तो। हाँ जरूर जरूर भाई, जरूर आरिफ भाई जरूर। तवज्जो नहीं दे रहे आप, मतलब ये ना अरे ये एक तो ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। ये कैमरा जो है गलत तरफ घूम गया है, लगातार एक ही पे घूम गया था। नहीं अरे साहब आप वो आज 6 दिसंबर है आज, इसलिए मुझे एक किस्सा याद आ गया। हाँ। 92 का जो दंगा हुआ था भोपाल में, तो अलीम भाई से जुड़ा हुआ किस्सा है। तब ये भास्कर में हुआ करते थे और मैं जागरण में था। और भास्कर का ये वाला गेट जो ये पश्चिम दिशा वाला है आजकल ये बंद है, पहले वही खुला होता था, वो एक ही गेट था। और हमारा दफ्तर जागरण सामने, शाम को आमने सामने। तो शाम को 5 साढ़े 5 बजे हम लोग जब आते थे तो थोड़ा वार्तालाप हो ही जाती थी। तो बज़मी साहब और हम खड़े खड़े बातचीत कर रहे थे, एक आध पत्रकार कोई और भी था, शायद ऋषि पांडे रहे होंगे। तो हम लोग खड़े बात कर रहे थे, इतने में वो दैनिक नई दुनिया के पीछे गोलियां चलने की आवाज आने लगी। और पुलिस का अनाउंसमेंट हुआ कि जो जहां है सब अपने अपने घरों में और दफ्तर की ओर चले जाएं, अन्यथा शूट एट साइट हो जाएगा। और गोलियां चल रही। अलीम भाई ने साहब दुड़की लगाई और वो जो गेट था वो 12 फीट ऊंचा, वो बंदर की चढ़े साहब यूं और उस तरफ कूदे। और इनके पास एक शानदार टाइप का बेहतरीन जो है कोट था उसका, लबादा टाइप का था साहब, चमड़े का। वो साहब ऊपर उसकी शेतीर में फंस गया, ये नीचे धम्ब से गिरे और चर्र से वो पूरा फट गया साहब। मेरे भाई ने जो है पूरी सर्दियां, पूरा दिसंबर जनवरी फरवरी पूरी सर्दियां हाफ आस्तीन के जो है शर्ट पे बिता दी। और वो कोट ऊपर लटका था। थोड़ी देर बाद हमने देखा जब पुलिस की गाड़ी चली गई तो भास्कर का एक चौकीदार उसको एक बांस से ऊपर से नीचे करके इनको सौंपने गया कि साहब ये हाल हो गया। अरे साहब बड़ा यादगार किस्सा था।
ये दिसंबर का मतलब आज मुझे ही का याद दिन आया था, उस आज ही समय। आज ही के दिन, आज ही का दिन था साहब वो। आज ही का दिन था। हाँ, उस बहुत शानदार कोट था माशाल्लाह, लगते भी बहुत स्मार्ट थे। उसमें हम लोग कहते थे कोखा क्या इज्तिमे से हासिल करा क्या? अरे किल्ले आरिफ भाई, इज्तिमे में इतना स्टैंडर्ड का माल थोड़ी आता। टाटा का था, देवास इज्तिमे का। का आदित्य भाई, मैं आपको बताऊं, इज्तिमे का तो हम लोगों का तो ये शुगल था कि हम 4-6 किस्म के जो अच्छे शहर के अच्छे लोग थे, वो पटियों पे बैठ के हर निकलने वाले पे आवाज करते थे, कहते हम बहुत उम्दा है। मरने वाला साइज का था बंदे की। साइज का अंग्रेज साइज का ही अंग्रेज मरा था। और हाँ, एक वो कि यार जॉन बर्टन के जो वो क्या नाम स्लिप जो है वो विदेश में भी लगाते हैं लोग। हाँ, हाँ, हाँ दद्दू कुछ कह रहे हैं। दद्दू कह रहे हैं कि अब समय हो गया है। अच्छा। कमलेश भाई ने इसका बहन के इंतजाम में इतने कॉन्फ्रेंस हुआ है, राज के बिना तो मेरी महफिल अधूरी है। हर महफिल परसों एक फोन आया कि कॉफी हाउस में आज फिर राज आ गए। रात तो हर प्रोग्राम में अगला प्रोग्राम संपादकों की दादागिरी तो कसमसाता नाम लेते हैं। अब ये पहल के संपादक है, उसमें भी राज क्या कर लो क्या। ये देवकांत के चैनल भाई चैनल क्या होते हैं, राजकुमार हमको बूस्ट कर देता, हम उसको कर देते हैं हिंदी में। आज बहुत मजा आया सर सुनो दद्दू तो, की चौपाल। दद्दू एक किस्सा और याद आ गया, सुन लो आप। मैं राज न्यूज के अंदर संपादक था, तो ब्राह्मणों का एक संगठन वो कुछ प्रेस नोट वगैरह लेके आया उनका कवरेज के लिए। तो उन्होंने बाहर पूछा किसी से कि यार संपादक कौन है तुम्हारे यहाँ? तो उसने बोला आरिफ मिर्जा। तो उसने कहीं सुन लिया RS मिश्रा। और वो अंदर आया साहब, वो 5-6 लोग थे। पंडित जी नमस्कार। मैंने कहा नमस्कार नमस्कार, बैठिए बैठिए। अरे पंडित जी क्या बताएं, बड़ी विडंबना है। आज की डेट में देखिए पंडितों के साथ कितना दुर्व्यवहार हो रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है। परेशान हो गए हैं, बताइए। हमको कोई पूछता नहीं, नौकरियों में हमारे बच्चों को कुछ मिलता नहीं, आप तो जानते हैं पंडित जी। मैंने कहा हाँ हाँ साहब, बहुत, ये तो बहुत दुखद सी स्थिति है। तो हम लोग जो है 5 नंबर में जो मंदिर है, वहां पर कल संडे को एक मीटिंग है। आप पंडित जी स्वयं भी पधारे और इसको थोड़ा बढ़िया कवरेज करा दीजिए साहब। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। पंडित जी आप कौन से ब्राह्मण है? मैंने कहा सनाढ़ी हूँ साहब। अच्छा 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 अच्छा, सनाढ़ी है, कहाँ के हैं? मैंने कहा होशंगाबाद का रहने वाला हूँ। अरे वाह, आप नर्मदा किनारे के हैं? मैंने कहा भैया नर्मदा जी तो नर्मदा जी हैं, आप जानते हैं। मैंने कहा बस वहीं का पुण्य प्रताप है जो यहाँ बैठे हुए हैं। तो कहने लगे आप कल निश्चित रूप से आइए, आपका मोबाइल नंबर दे दीजिए। मोबाइल नंबर मैंने दिया उनको। तो मैंने कहा भैया नाम तो लिख लो। बोले नाम लिख लिया ना, RS मिश्रा। मैंने कहा RS मिश्रा नहीं, मैं आरिफ मिर्जा हूँ। अरे सर क्षमा चाहेंगे? मैं कहा हाँ क्यों चाहेंगे साहब, मैंने कहा हम आपके साथ हैं और बिल्कुल बढ़िया कवरेज होगा, यू विल गेट नाइस कवरेज। मैंने कहा किससे होते रहते हैं। चलिए आज बहुत मजा आया। तो आप अपन राजकुमार भाई साहब कहते हैं ना जय जय, तो हाँ अपन जय जय जय, जय कर लें। ये पूरे इंडिया को जय जय सिखा दिया राजकुमार भाई ने हाँ साहब। तो आज अपन भी जय जय कर लेते हैं। हाँ साहब, वो तो शान है इस कार्यक्रम की रहे आज। बराबर। मोहब्बत है आप लोगों की। दद्दू की चौपाल में आप सब आए, इकट्ठे हुए, अपने किस्से सुनाए, चौपाल की रौनक बढ़ाई। चौपाल की रौनक अब और दूर फैलेगी, और किस्से जोड़ेंगे। आप सबकी प्रेम मोहब्बत दद्दू को बनाए रखिए। दद्दू सबको आशीर्वाद, खुश रहो, बेधड़क, बिल्कुल। जियो दद्दू, जय जियो जय। दद्दू, जय 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 दद्दू जय जय। बढ़िया, शानदार। जी, जय 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 जय। बहुत बढ़िया, जय जय भारत मिश्रा जय जय। जय 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 जय। RS मिश्रा की ओर से भी जय जय। हाँ सर। जय राज, तुम तो जय जय। अरे सर जिंदाबाद। जिंदाबाद। जनाब।